आज हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं ना तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रखा है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। लेकिन बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा लिमिटेड और कन्फाइंड क्वेश्चन सेट है जो बोर्ड्स के अंदर यूजुअली पूछा जाता है। तो वो सारा क्वेश्चन सेट के ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करने के बाद जो है वो मैंने टोटल 40 क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट किए हैं, जिसको मैं दो सीरीज के अंदर जो है वो लेके आऊंगा। आज मैं सीरीज 1 डिस्कस करूंगा जिसमें मैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। सारा का सारा क्वेश्चन पीछे डिस्प्ले होगा, आप उसको वहां से नोट कर लेना। प्लस सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी उस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और सारी चीजें जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं हम लोगों के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और 2 है वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो है वो हम लोगों के पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बीच में बेटा एक ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 3 से लेके अगर मैं 12 तक की बात करूं तो ये ग्रुप्स के एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो अपने पास बोल देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हम लोग इनको बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी यही एलिमेंट्स हैं लेकिन इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रेंट जो है वो लगा दिया गया। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स या उन एलिमेंट्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिससे बहुत सारी बॉन्डिंग्स जो है वो डी ऑर्बिटल के जैसे बिहेव करने से जो है वो डी ब्लॉक वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर किसी एलिमेंट के डी ब्लॉक के सारे ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं और उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शंस के टाइम पे या फॉर्मेशंस के टाइम पे कंपाउंड की वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उन एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो बोल देते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको नहीं बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, एक बार मैं डेफिनेशन इसकी पढ़ रहा हूं फिर डिटेल में इसको समझा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द वन which has incompletely filled d orbitals in its ground state or any of its oxidation state। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो है जिसके अंदर जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हमारे पास डी ऑर्बिटल चाहिए। अगर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता। अब इसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसी बात पे। अब देखो इसकी डेफिनेशन अगर आप यहां पे फोकस करो तो इन इट्स ग्राउंड स्टेट बोला, पहली चीज ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए और दूसरी चीज जो है वो इसके अंदर एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मान लो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें से किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव करेगा, अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होगा, वो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होगा, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसने बोल दिया कि इनकम्प्लीटली फिल्ड अपने को डी ऑर्बिटल्स चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ग्रुप 12 के एलिमेंट्स की बात करूं जिसमें हमारे पास आता है जिंक, आता है कैडमियम, आता है मरकरी, आता है, तो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे जिंक है तो 3d10 4s2, ये फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है मतलब डी ऑर्बिटल की एम्प्टीनेस इसके अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो ऐसे ही देखो कैडमियम है जिसके अंदर 4d10 है, ऐसे ही देखो जो मरकरी है उसके अंदर 5d10 है। तो इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो यहाँ पे देख लो हेंस दीज एलिमेंट्स आर नॉट। तो ये कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड जो बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आ रहा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड यू विल से स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसको बहुत सिंपल है समझना। देखो स्कैंडियम की बेटा जी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो स्कैंडियम के आउटर शेल में डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जिसके अंदर डी के अंदर एम्प्टीनेस है, खालीपन है। डी वेट कर रहा है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आके उसको मिलेंगे और वो बॉन्ड फॉर्मेशंस में जो है वो हम लोगों के पास हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली प्रेजेंट है और साथ में यहां पे 2।
तो अगर मैं जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जिंक की सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलती है, जिसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में मिलता है। तो अगर इवन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करो ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी जो डी है उसके अंदर एम्प्टीनेस नहीं है, वो एकदम फुल्ली फिल्ड और सेटिस्फाइड एक स्पीशी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए जो जिंक है वो हम लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आता। जबकि अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसलिए स्कैंडियम हम लोगों के पास जो है वो डी ऑर्बिटल वाली ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो आता है। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक बार मैं इसको यहाँ पे रीड कर देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ स्कैंडियम, इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैंने समझा दिया। और जबकि मैं जिंक की बात करूं तो उसके अंदर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, और इवन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूं, इसके अंदर जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है कई बार बच्चों के दिमाग में, तो ध्यान से देख लेना। इसने बोला अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर की अगर मैं ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं ना, तो सिल्वर की ग्राउंड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 4d10 और हम लोगों के पास 5s1 आती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलता है। एक तो मिलता है एजी पॉजिटिव, जिसकी अगर मैं बात करूं तो वो 4d10 आ गया, और हम लोगों के पास 5s0 आ गया। लेकिन सिल्वर की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर की दो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाते हैं 4d9 और 5s0। तो डेफिनेशन ये बोलती है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी इवन अगर उसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो जो है वो हम लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे यही चीज आपको जाननी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एजी पॉजिटिव नहीं, एजी2 पॉजिटिव भी इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह जो है ये बिहेव कर रहा है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बात करूं तो ये डी के अंदर जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहां पे बेटा जी इसको आप D9 कर लेना, एंड वी हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, हेंस इसको जो है वो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे देखो, यहाँ पे स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया, जबकि कैल्शियम को नहीं बोला गया। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने लिख रखी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। जबकि अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो भैया कोई भी डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वाली होने का तो कोई चांस बनता नहीं है। तो जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास, क्योंकि डी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी स्टेट में एंटर ही नहीं करने वाला, तो ये जो है वो हम लोगों के पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसीडर किया जाता। वैसे भी देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और ये जो है वो एल्केलाइन अर्थ मेटल की सीरीज के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता। वीडियो अच्छा लग रहा है ना अगर, तो प्लीज यार, मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री 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 बहुत टाइम से बच्चे कर रहे थे। पोल भी इवन मैंने डाला था, तो वहां पे मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो बोला कि केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आओ। तो मैं केमिस्ट्री की वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा यार सपोर्ट कर दो, वो लाल वाला जो नीचे बटन है ना यार, उस पर प्रेस कर दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। ये डेफिनेशन के तौर पे बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रखा है। तो एलिमेंट्स विच लाई इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास पी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में, ये एस ब्लॉक है, ये हम लोगों के पास एफ ब्लॉक है, और ये जो क्रॉस कर दिए मैंने, ये हमारे पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो किस किस के बीच में लाई करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल के बीच में लाई करते हैं एक पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि ग्रुप 3 से लेकर 12 के बीच में है। इन विच डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो 3D के हैं प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं, और हम लोगों के पास जो है वो 4 लॉन्ग पीरियड्स जो है यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड से शुरू है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर यहाँ पे 4 लॉन्ग पीरियड्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास ये प्रेजेंट रहता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। डेफिनेशन देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स अगले स्लाइड पे जो है वो लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो बेटा इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोगों के पास, वो हम लोगों के पास है n-1 D1 से लेकर 10 तक, और ये S के अंदर 1 से लेकर 2 तक जो है वो हो सकता है। कोई भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पिक कर लो, उसके अंदर या तो
जो भी यहाँ पे s के ऑर्बिटल्स होंगे आउटर शेल के, उससे एक कम रहता है d का ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्लास 11th के अंदर भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पढ़ रखी है। तो इसको याद कर लो कि एक कम वाला जो है वो डी के अंदर 10 रहते हैं और एस के अंदर जो है वो 2 रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों के पास रहेगी। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो आप ना इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ। देखो सोडियम है, सोडियम हमारे पास एक एल्कली मेटल, लेकिन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना डिफरेंस है। सोडियम को तो चाकू मार के हम लोग काट देते हैं, लेकिन आयरन चाकू बनाते हैं उससे, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो हम लोग आयरन को कंसीडर करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखो तो जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। उनके अंदर जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो है वो एक पैरामैग्नेटिक करेक्टर्स जो है वो उसके अंदर अरेंज होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से एक बात करूं तो अगर s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट इज पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। ऐसे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अगर आप सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं तो वो हम लोगों के पास डायमैग्नेटिक के अंदर आ जाता है। किसी के अंदर भी अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो वो हम लोग पैरामैग्नेटिक वाली कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो उसको देख लेते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। जैसे आयरन की बात करो तो आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में भी मिल रहा है, 3 पॉजिटिव स्टेट में भी मिल रहा है, सिल्वर 2 पॉजिटिव में भी मिल रहा है, 1 पॉजिटिव में भी मिल रहा है। तो इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इन एलिमेंट्स की हमारे पास देखी जाती है। इनको डिटेल में जो है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चंस की फॉर्म में आगे स्लाइड्स में डिस्कस कर रखा है मैंने। तो कलर्ड आयंस जो है बनाते हैं। अगर आप कॉपर की बात करो तो वो पिंक कलर के सॉरी ये जो ब्लू कलर के आयंस का फॉर्मेशन कर रहा है, आयरन ग्रीन कलर के सल्फेट आयंस की फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास एक कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रहता है। आगे अगर मैं बात करूं तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पैलिडियम हो गया, निकल हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स आप लोगों ने हाइड्रोजिनेशन करके कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो डिस्कस करा होगा या आपने देखा होगा जब हम लोगों ने जो है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए पैलेडियम, निकल और ऐसे कैटालिस्ट का यूज किया। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी रहती हैं। तो क्यों कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है, क्या इसके रीजंस हैं, एक एक पॉइंट अगली स्लाइड्स में जो है वो आने वाला है। अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 नंबर का क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स आपको जो है वो लिख देने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये जो है एक ब्रिज है किस किस के बीच में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करो तो वो मेजरली जो है वो हम लोगों के पास एक नॉन मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स है। तो ट्रांजिशन इसलिए बोला गया कि एस से पी पे मूव करते हुए धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो वेरिएशन है वो इस हिसाब से हो रहा है कि मेटल जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांजिट कर रहा है या मेटल्स का जो है वो नॉन मेटल्स के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसीलिए ये एलिमेंट्स एक ब्रिज का काम कर रहे हैं जिसके अंदर मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे 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 कम हो के नॉन मेटेलिक नेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसको जो है वो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैंने बोला था एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स इसको डिस्कस करने वाला हूं। तो ये होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों शो कर रहे हैं। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बेटा मैंने बोला था कि इसका जो डी है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो बाहर वाला हम लोगों के पास एस है वो हम लोगों के पास जो है वो 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेके आ सकता है। अब देखो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जीज के अंदर डिफरेंस रहता है। जो भी हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, जिन स्पीशीज के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 3s 3p 3d 3f तो नहीं होता, 4f की जो एनर्जीज हैं वो हम लोगों के पास डिफरेंट रहती हैं। तो जिससे इन दोनों के बीच में जो है वो एक एनर्जी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो अगर तो हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सामने वाला एलिमेंट है उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि इसको साथ में पार्टिसिपेट करवाए, तो लोअर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर अगर पार्टिसिपेशन हो रहा है तो खाली एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है। तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एस के हिसाब से देखी जाती है। अगर मान लो कहीं पे हाई एनर्जी
जो है वो रिएक्शंस या हाई एनर्जी जो है वो हमारे प्रोवाइड की जा रही है रिएक्शंस के अंदर, तो उसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और एक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस जनरेट हो गया कि एस वाला अपना स्टेबल होके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल जनरेट कर सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट कर सकता है, डी वाला अपना काम कर सकता है। तो दोनों जब मिलते हैं तो हम लोगों के पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो एन एस और एन माइनस डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लिटिल डिफरेंस जो है इनके अंदर है, तो बोथ जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। जब एन एस टेक प्ले पार्ट कर रहा है बॉन्डिंग में तो वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर ये एन माइनस वन डी वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो साथ में इसके एन एस के, तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। आई होप बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो आगे देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं एल्कली मेटल से। तो बेटा एक ना इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के अंदर अगर आप देखो तो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर हम लोग बात करें तो डी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। अगर मान लो दूसरा एलिमेंट भी होगा, एटम भी होगा जिसके अंदर भी डी ऑर्बिटल जो है वो सेम ही प्रेजेंट होगा, जैसे मान लो ये आयरन है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, या कोई भी एक एक्स एलिमेंट है हम लोगों के पास जिसके अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है। एक सेकंड इसको मैं ना ढंग से जो है वो कर देता हूं। यहाँ पे देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं डी के अंदर, तो ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है ना, तो ये मैंने एक डी बना दिया, ये किसी भी मेटल एक्स का। ये दूसरा क्योंकि देखो मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करती है, तो ये किसी भी दूसरे मेटल का जो है वो हम लोगों के पास एक ऑर्बिटल जो है वो साथ में बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्यादा बन गया, तो आप इसको ध्यान रखो। अब ये जब एक मेटल एक्स दूसरे मेटल एक्स एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, इसका यहां जंप कर सकता है, इसका यहां जंप कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन सारे ऑर्बिटल्स की, क्योंकि ये एक ही एटम के आउटर शेल के डी ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जीज जो है वो सेम रहती हैं, जिससे डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेड़ी मारने के लिए या घूमने फिरने के लिए किसी और एटम के डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर कॉन्सेप्ट आपको लिखना है तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डी डी ट्रांजिशन। तो डी और डी के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसीलिए जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, क्योंकि एल्कली मेटल्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी डी डी ट्रांजिशंस जो है इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिल रही, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली जो है ये थोड़ा सा वीकर जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको चाकू से जो है वो हम लोग काट सकते हैं। बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट जो है एक ये वर्ड यूज कर देना, टीचर जो है वो यूजुअली पूरे नंबर दे देता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर डी डी जो है वो ट्रांजिशंस प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है वो एम्प्टी डी इलेक्ट्रॉन्स जो है, जिसकी वजह से एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स में जंप कर सकते हैं, जिससे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो एटम को हार्डर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देके जाएगी। आई होप ये क्लियर था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब ये आता है व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट के अंदर जो है वो, अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के आयन को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो उसके अंदर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर क्यों आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में ग्रीन विट्रोल बोल देते हैं, कॉपर को हम लोग ब्लू विट्रोल बोल देते हैं, तो ग्रीन ब्लू जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्यों देखने को मिल रहे हैं इन पर्टिकुलर एटम्स के आयंस के साथ जब वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इसका एक बार आंसर पढ़ लो। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one d orbital to the another. This is known as dd transition and imparting colors to the solution. तो ये इसको आप यहां पे देख लो कि जो हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर आयन है, ये डी ऑर्बिटल्स जो है ना बेटा वो यूजुअली 5 रहते हैं, 1 2 3 4 5। अब जब ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो कई बार इनकी आपस में जो है ना वो स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग कैसे हो जाती है, ये 3 ऑर्बिटल्स अलग हो जाते हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो वाटर प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर एक लीगेंड के तौर पे काम कर रहा है और वाटर के जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देते हैं कि जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर जाते हैं, आपस में स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट करने की वजह से
तीन जो डी ऑर्बिटल है वो हम लोगों के पास सेम एनर्जी शो कर रहे हैं, जैसे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ये आ जाते हैं, वो अलग एनर्जीज जो है वो शो कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम लोग इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो इसके आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस जगह से इस जगह पे मूव करते हैं और फिर वापस आते हैं। देखो, जब ये यहां से यहां पे मूव करेगा, इस मोशन में जाएगा, तो क्या करेगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। अब इस पर्टिकुलर प्लेस पे ज्यादा देर तक रिसाइड नहीं करेगा तो ये वापस अपनी जगह पे जंप करेगा। वापस अपनी जगह पे जंप करेगा तो क्या करेगा, अपने पास एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स रिलीज होगी। तो ये एक कलर्ड रेडिएशंस जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलती हैं। तो इसको हम लोग डीडी ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबल है कलर्स ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो कलर्स की रीजनिंग के तौर पे जो है वो हम लोग बात करें तो इसकी वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बना रहे हैं, तो अब इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा। तो इन क्रिस्टल लेटिस द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इंटरस्टिशियल वेकेंट स्पेसेस इनटू व्हिच स्मॉल साइज नॉन मेटल सच एज बोरोन। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो साइज है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको देखो जरा। मान लो ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उस एक पर्टिकुलर को हम कंसीडर कर देते हैं। जैसे आयरन मान लो मैंने कंसीडर कर लिया या पैलेडियम कंसीडर कर लिया। तो अगर आप बेटा जी थोड़ा सा ध्यान दो तो ये सारा स्पेस जो है ना वो इसके अंदर खाली स्पेस है। खाली स्पेस के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स है ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी हमारे पास स्मॉल साइज रखने वाले एलिमेंट्स हैं, वो कई बार आके इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे फिट होने की वजह से वो अपना घर बसा लेते हैं। तो इंटरस्टिशियल साइट्स, जो जगह एटम्स के अटैच होने के कारण जनरेट हो रहा है, उन जगह पे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एलिमेंट्स आके अटैच हो जाते हैं, जिसको हम लोग जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का नाम दे देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। ये इसका नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट अगर देखो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्यों जनरेट कर रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, फुली पेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते, नहीं तो डायमैग्नेटिक करैक्टर को वो शो करता। तो इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को प्रेजेंट होने की वजह से हम लोगों के पास जो है वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है वो शो होता है। हो बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन जो है वो यहां पे बैठेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। मतलब कौन से जो है वो हम लोगों के पास कलर्ड है और क्यों है। तो बेटा एक दिमाग में अच्छे से एक चीज बिठा लो। अभी हमने कलरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स, जो 5 ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट कर जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है। एक ऑर्बिटल से जब दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद ज्यादा टाइम तक वहां पे स्टे नहीं करता, जिससे वो दोबारा से अपनी जगह पे वापस आता है। फोटोन्स की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो कलर्स जो है वो देखने को अपने पास मिल रहे हैं। होप ये क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे तो देखो, मतलब कलर्स का अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो मेजोरिटी है वो इस चीज में लाई कर रही है कि भाई उसके अंदर एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स जो है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो डी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर डी के अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी डी डी ट्रांजिशन जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर अपने पास देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कलर्स जो है वो इंपार्ट नहीं करेगा कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो। अब यहां पे ध्यान से देखो, हम लोगों के पास स्कैंडियम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है और ये मैंगनीज है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वेनेडियम की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी है और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अब यहाँ पे देखो 3 पॉजिटिव स्टेट है, 3 पॉजिटिव स्टेट है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा एस में से, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा डी में से, तो ये दोनों जो है वो 0 0 इलेक्ट्रॉन वाले हम लोगों के पास हो गए। अगर मैं आगे बात करूं तो इसके अंदर 3 पॉजिटिव स्टेट है, 3 पॉजिटिव स्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एस से, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से डी से। तो एक इलेक्ट्रॉन जब डी से गया तो 3 का 2 हो गया और एस का जो है वो हमारे पास 0 हो गया। अगर मैं टीआई की बात करूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो 2 यहां से जाने वाले हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाने वाले हैं, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे। अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो s के अंदर से ही हमारे पास जाएगा। अब यहां पे देख लो, इसके अंदर तो हम लोगों के पास जो है वो s ऑर्बिटल प्रेजेंट, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इसके अंदर भी d ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम लोगों के पास जो एक ये वाला आयन और ये वाला आयन, इनके अंदर dd ट्रांजिशन होने की संभावना है, इसीलिए ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस को जो है वो फॉर्म करेंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, तो आगे देखो, वाई द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज क्वाइट हाई। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब समझना, ये मेटालिक करेक्टर से ही जो है वो यहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास मेटल्स है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, इनके जब एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के डी ऑर्बिटल से दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एंटर करते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब उन एटम्स को जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक दूसरे से जुदा करने के लिए। वो कहेंगे जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है, छोड़ो। तो वो एटम जो है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक दूसरे से दूर करने के लिए, तो इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देते हैं, जिसमें हम लोग बहुत दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस तक जो है वो एटम्स को ले जाते हैं, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल देते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। एक बार इसको यहां से पढ़ लेते हैं। इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड एडिशनल कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द डी ऑर्बिटल d block elements, metallic bond is due to their small size while covalent bond is due to dd overlapping। तो इसके अंदर dd का ओवरलैप हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास एटमाइजेशन की एंथैल्पी जो है बहुत ज्यादा हाई रहती है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे देख लो बेटा जी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तो ये ZnCdHg, Hg सबको मालूम है लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो ना बेटा, तो इसके अंदर 3d10, इसके अंदर 4d10, इसके अंदर 5d10। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, कोई dd ट्रांजिशन नहीं हो रही, कोई स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीकर मेटालिक बॉन्डिंग्स जो है वो इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे भी जो है वो एनर्जी उनको इनफ मिल जाती है कि एक दूसरे से जो है वो दूर दूर हो जाए। तो जिसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास एक लिक्विड स्टेट में या थोड़े से सॉफ्ट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, ये हम लोगों के पास ये रहते हैं। तो मरकरी जैसे लिक्विड इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट मेटालिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन देम। मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, डी ट्रांजिशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन डी ट्रांजिशंस यहाँ पे हो ही नहीं रही है, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल तो इनका फुल्ली फिल्ड है, एकदम सेटिस्फाइड वाली कंडीशन के अंदर जो है वो लाई करता है, जिसकी वजह से कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही। अगर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, वैलेंस शेल के अंदर कोई भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है अगर मैं बात करूं 15 पे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो हम लोगों के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। कॉपर जो है एक पॉजिटिव स्टेट देता है, एक कॉपर हम लोगों के पास एक 2 पॉजिटिव स्टेट देता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कॉपर जो 1 पॉजिटिव है, यहां पे अगर मैं रोमन्स के अंदर 1 लिख दूं, तो इसका मतलब ये कॉपर की कौन से वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, या कॉपर पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। तो अगर मैं कॉपर पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, तो कॉपर पॉजिटिव पानी में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर हैज द इनफ एनर्जी टू जिसको बोलते हैं मेक इट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हैपन, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो यहां पे देखो कॉपर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इस जगह पे देखो कॉपर क्या कर रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एक ही आयन का 2 तरीके से टूटना, जिसमें एक बार वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और दूसरी कंडीशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। सेम आयन का 2 तरीके से टूटना या 2 तरीके से कन्वर्ट होना, जिसमें एक के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरे के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
ऐसी कंडीशंस को या ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो कॉपर की अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वाले की, तो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर के अंदर जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव रेदर देन कॉपर पॉजिटिव इज ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द कॉपर। अब देखो जब हम कॉपर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, तो कॉपर आयन के साथ वाटर जो है वो कंबाइन कर जाता है। वाटर कंबाइन करने से जो है उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो बोलते हैं। कॉपर के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी इनफ होती है कि कॉपर को जो है वो 2 पॉजिटिव में और कॉपर में ब्रेक कर दे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो कंपनसेट कर देती है कि कॉपर जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन जो है वो स्टेट में चला जाए, मतलब एक कॉपर पॉजिटिव टूट के एक कॉपर में चेंज हो जाए और दूसरा जो है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब इसको पानी सराउंड करता है तो एक स्टेबिलिटी जो है वो इस आयन पे आती है, जिस स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से वो अनस्टेबिलिटी वाली एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे हाइड्रेशन एंथैल्पीज जो है वो कॉम्पनसेट कर रही हैं हम लोगों के पास चीजों को। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। व्हाई क्रोमियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट while manganese with the same d configuration is an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने के लिए आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस जाननी पड़ेंगी। तो इसकी अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, वो ये है कॉपर 2 पॉजिटिव की। जबकि मैंगनीज की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों के पास ये है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है उसके अंदर एबिलिटी है कॉपर 3 पॉजिटिव में चेंज होने की। क्यों? क्योंकि कॉपर 3 पॉजिटिव हैज हाफ फिल्ड T2G लेवल। अब मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिटल्स की एनर्जीज जो है वो हमारे पास स्प्लिट कर जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो स्प्लिटिंग हो जाती है। एक 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स का डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कर जाता है हम लोगों के पास दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर लीगेंड्स की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस वाले लेवल को, जो नीचे वाला लेवल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं T2G लेवल, इसको हम लोग बोलते हैं EG लेवल, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करना। तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अपने पास कितने? 4। तो 3 तो इधर आएंगे, फिर ये सिंगल ऑक्यूपेंसी का इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों के पास इधर जाएगा। अब देखो क्रोमियम जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा यहां से। कहां से इलेक्ट्रॉन को लूज किया? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था इसको लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो T2G लेवल है वो एक हाफ फिल्ड लेवल हो गया, जिससे उसको एक स्टेबिलिटी जो है वो मिल गई। तो इसका मतलब क्रोमियम 2 पॉजिटिव की टेंडेंसी है हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वो रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम जो है वो हमारे पास कर रहे हैं। तो जबकि अगर मैं Mn3 पॉजिटिव की बात करूं, तो उसके अंदर डी के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो अचीव कर लेगा। अब स्प्लिटिंग जो है वो एटम टू एटम वेरी करती है, तो इसके अंदर जो एनर्जी वेरिएशंस है वो इस हिसाब से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा, जिसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है वो बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्रोमियम के केस में T2G EG लेवल्स को कंसिडरेशन के अंदर ज्यादा लेना है, वो ओवर पावर कर रहे हैं। और मैंगनीज के केस में अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों के पास D5 एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा ओवर पावर कर रहा है। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, व्हाई इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड टू वेरी इररेगुलरली। क्यों वेरी कर रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हम लोगों के पास डी के इलेक्ट्रॉन्स के सेटअप की वजह से जो है वो वेरी करती है। जैसे मान लो कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है, क्योंकि उसमें इजीली फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। कोई ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड है या अनफिल्ड है, तो उस केस में जो है वो वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट जो है वो होने वाली है। तो अगर मैं एक एक करके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती है न्यूक्लियर चार्ज के साथ। तो देखो एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है, जब मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर इधर मूव कर रहा हूं 3D सीरीज के अंदर, जो कि 4th पीरियड में है, तो 3D1 से लेके 3D10 तक मूव करने में साइज जो है वो हम लोगों के पास डिक्रीज कर रहा है। तो इसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए
क्योंकि साइज जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जबकि अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है। देखो कैसे, हम लोगों के पास अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3d5 है। क्रोमियम के अंदर एक्सेप्शन आती है। अब देखो, क्रोमियम फटाफट से जो है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर देगा? क्योंकि उसको हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि ये ऑर्बिटल्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा तो हाफ फिल्ड वाला बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो शो करेगा। इसलिए इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हम लोगों के पास क्या रहती है, लो रहती है, अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो। अब मैं आगे अगर बात करूं तो जिंक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों के पास इस तरीके से है। तो यहां से क्योंकि फुल्ली फिल्ड है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को आउटर शेल से रिमूव करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं क्रोमियम और कॉपर की बात करूं तो इसके अंदर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि क्रोमियम की अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन की, क्योंकि क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला हो जाएगा। 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों के पास जो है वो बहुत ज्यादा हाई स्टेबल कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जिसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो क्रोमियम को देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके अंदर हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का रिमूव कर रहे हैं, वो 3d5 में से जाएगा। 3d5 में जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन मानी जाती है, जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सेम इज द केस विद द कॉपर पॉजिटिव। कॉपर पॉजिटिव के अंदर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो हम लोगों के पास जो है वो 3d10 में से जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर कहीं पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं पे फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यूज जो है वो होने वाली है। किसी की फर्स्ट ज्यादा होगी तो किसी की सेकंड कम होगी, किसी की सेकंड ज्यादा होगी तो फर्स्ट कम होगी, डिपेंडिंग ऑन कौन ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल है कौन नहीं है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का खेल है। D0 बन रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, क्योंकि स्टेबल बन रहा है। D5 बन रहा है तो कम होगी, D5 ऑलरेडी है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो। अगली स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो व्हाट इज डू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कॉपर के केस में, जिसमें कॉपर पॉजिटिव जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में जो है वो चेंज हुआ था। ठीक है, तो अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सेम सब्सटेंस जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सेम सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करे और गेन भी करे, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो है वो बोल देते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप कॉपर वाला भी जो है वो पेपर के अंदर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये KMnO4 का सॉल्यूशन है, 3MnO4 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये MnO4 नेगेटिव में, और यहाँ पे जो है MnO2 और H2O में जो है ये चेंज हो रहा है। तो MnO4 ये 2 नेगेटिव में होगा, ठीक है, और यहाँ पे MnO2 और H2O के अंदर जो है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखो तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लूज कर रही है, और जबकि यहाँ पे बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, गेन कर रही है। तो सेम ही स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है आयरन 2 पॉजिटिव से टुवर्ड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो अब देखो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, कम स्टेबल क्यों है, तो सबसे पहले जो है वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी लिख दो। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सॉरी लिखनी है आपको, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिख दोगे तो फिर उसमें देखो, अगर मैं मैंगनीज की बात करूं बेटा जी तो उसके अंदर D5 है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसमें D6 है, अनफिल्ड है, लेस स्टेबल है। तो इसका मतलब Mn2 पॉजिटिव जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब क्या कि मैंगनीज के अंदर से अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो मेरे को बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी D5 कन्फिग्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। जबकि अगर मैं आयरन की बात करूं तो उसमें क्योंकि D6 कन्फिग्रेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए D5 कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल स्पीशी का फॉर्मेशन हो रहा है हाफ फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो कम एनर्जी जो है वो हम लोगों को देनी पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है, इसीलिए
आयरन जो है वो हमारे पास, मैंगनीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है आयरन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग उसको बना देंगे। कुछ क्वेश्चन सेट्स अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सारे नोट कर लो, मैं बाकी सारी सीरीज जो है वो आप लोगों के साथ लेके आने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर टंगस्टन का है। ये चीज जो है वो आप अपने पास याद रख लो कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो टंगस्टन एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो बेटा ये फर्स्ट सीरीज जो है जिसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर जो है वो मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बहुत जल्दी अगले वीक के अंदर जो है मैं आपके लिए ले आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा ही होगा यार, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया इस पे, तो तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास सारी की सारी नोटिफिकेशंस, बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास रीच आउट हो जाए और हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा माइल ट्रैवल करना शुरू कर दें। क्योंकि लोगों को ये मुश्किल लगता है, हम लोग जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे इसको करेंगे, कॉन्सेप्ट्स मैं पहले समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।